हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल नियॉन एजुकेशन पर। आज हम लोग 8वीं कक्षा के प्रथम अध्याय का प्रश्नावली 1.1 बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके सभी प्रश्नों को पार्ट बाय पार्ट करके हल करेंगे। यदि आपने इसके पहले इंट्रोडक्शन के पार्ट यानी चैप्टर को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें, क्योंकि उसे देखने के बाद आप प्रश्नावली 1.1 को आसानी से समझ पाएंगे, जिसे हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 को हल करने। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के पहले सवाल को, जिसमें हमसे पूछा गया है कि -4/5 को एक ऐसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। इसमें ए नंबर में दिया गया है 30 और बी में दिया गया है -45। इसका प्रश्न ये है कि -4/5 जो परिमेय संख्या है उसके हर के रूप में जो 5 है उसे हमें ए में 30 बना देना है और बी में -45 बना देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं पहला ए में जो -4/5 दिया हुआ है, ये 5 को क्या बना देना है 30। अब हमें यदि 5 को 30 बनाना हो तो हर में 6 से गुना करना पड़ेगा, और जब हम 6 से हर में गुना कर लेते हैं तो हमें अंश में भी 6 से गुना करना पड़ता है। अब हम जब इसे गुना करते हैं तो 6 चौका 24 हमें मिलेगा -24 अंश के रूप में, और हर के रूप में मिलेगा 6 पचे 30। अब हम देख रहे हैं कि हर के रूप में 30 प्राप्त हो गया है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर बी को, जिसमें हर के रूप में हमें 45 बनाना है। तो यही -4/5 को यदि हम हर के रूप में -45 बनाना चाहें तो किस संख्या से गुना करना होगा। यदि हम 5 को 45 बनाना चाहें तो 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 पचे 45। लेकिन सिर्फ 45 नहीं, हमें -45 बनाना है, इसीलिए माइनस से भी गुना करना पड़ेगा। जब हम हर में -9 से गुना कर दिए तो ऊपर भी हमें -9 से ही गुना करना पड़ेगा, और जब गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा और माइनस प्लस में बदल जाएगा, जो प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं हर के रूप में। 9 पचे 45, एक में माइनस है एक में प्लस है, इसीलिए प्लस माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा और 9 पचे 45। अब हम देख रहे हैं कि हर के रूप में -45 है, इसलिए यह हमारा उत्तर है। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 में कहा कि -36/60 यानी -36/60 को एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। अब इसे हमें ऐसे परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है जिसका हर 60 है, उसे हमको 5 मिल जाए। तो अब हम 60 को 5 में बदलने के लिए इसमें 12 से भाग करेंगे, तो 12 पचे 60 हो जाएगा। जब हम हर में 12 से भाग करेंगे तो हमें अंश में भी 12 से भाग करना होगा, और जब हम भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 12 तिया 36 अर्थात -3, और हर के रूप में प्राप्त होगा 12 पचे 60। हमें हर के रूप में 5 चाहिए था, जो मिल गया, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ए नंबर सवाल में जो दिया गया है वो है -8/6। हमने आपको बताया था कि जब भी हमें किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलना होता है तो उन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना पड़ता है। तो यदि 6 और 8 का HCF ज्ञात तो हम कैसे ज्ञात करें। तो इधर चलिए 6 से 8 में भाग करते हैं। जब 6 से 8 में भाग करेंगे तो 6 एकम 6 बचेगा 2, और जो शेष बचता है उससे फिर हम भाजक में भाग करते हैं। तो जब हम 6 में भाग करेंगे तो 2 तिया 6 बार में
सॉरी 3 बार में 6 कट जाएगा। तो जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF आ गया 2, और यही HCF जो 2 है उसी से हम ऊपर नीचे यदि काट दें तो एक ही बार में यह मानक रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे 2 से काटते हैं। 2 तिया 6 और 2 चौका 8, अतः -8/6 का मानक रूप क्या प्राप्त हो गया हमें? -4/3। यही आपका ए का आंसर हुआ। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न बी में। तो बी में दिया गया है आपका -12/30, -12/30। अब 12/30 में महत्तम यदि हम लोग निकालें तो थोड़ा ज्यादा अलग जाकर के कुछ काम करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट काटने का प्रयास करते हैं कि कौन ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिससे दोनों कट जाए। हम देख पा रहे हैं कि 2 से भी दोनों कट रहा है, 3 से भी दोनों कट रहा है, 6 से भी दोनों कट रहा है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी ना उसी से हम इसमें भाग लगा देते हैं। तो 6 से जब दोनों में कट रहा है तो 6 से ही डायरेक्ट काटते हैं। 6 5 30 और 6 दूनी की 12। अब हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा संख्या नहीं है एक के अलावा जो इसको काट सके, अतः यही एक मानक रूप के रूप में हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो हम लोग चलते हैं, इसे लिखेंगे -12/30 का मानक रूप बराबर -2/5। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या सी को। तो सी में दिया गया है 16/-24। अब इसे हमें मानक रूप में बदलना है। तो 16 2 से भी कटता है, 24 भी 2 से कटता है। क्या और भी बड़ी संख्या से कटती है क्या? तो 4 से भी 16 कटता है और 4 से 24 भी कटता है। थोड़ा आगे बढ़ें, 8 से भी कटता है क्या? तो 8 दूनी की 16 और 8 3 की 24, यानी 8 से भी कटता है। तो 8 ही से हम लोग काटते हैं क्योंकि वो सबसे बड़ी संख्या लगभग है। तो हम लोग काटते हैं 8 दूनी की 16 और 8 3 की 24। अब हमें नहीं लगता है कि 2 और 3 एक के अलावा किसी संख्या से कटेगी। तो यही हमारा मानक रूप होगा। जब यह मानक रूप प्राप्त हो जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या? 16/-24 का मानक रूप बराबर -2/3। यही आपका आंसर हुआ सी का। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर डी की ओर, जिसमें दिया गया है -28/-35। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में माइनस लगा है, तो इसे आराम से ऊपर नीचे काट सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 28 भी 7 से कट रहा है और 35 भी 7 से कट रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट 7 से ही इसे काट लेते हैं। 7 चौक 28 और 7 5 35। 4 और 1 केवल 1 से ही कट सकता है, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगी। तो इसे हम क्या मान लेंगे कि 4/5 हमारा मानक रूप हो गया। तो हम लिखेंगे कैसे? -28/35 का मानक रूप बराबर 4/5। यही आपका आंसर है। अब हमें देखना है प्रश्न संख्या 4 को। तो जब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं तो इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। अब हमें यह पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ए में, यानी प्रश्न संख्या 4 का ए, जिसमें दिया गया है 2/3 और 5/2। अब 2/3 और 5/2 में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, इसे हमें छांटना है। तो इसे छांटने के लिए हमने आपको बताया एक तिर्यक गुना करने का नियम। तो जब हम इस 2 से 2 में गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 4, जबकि 3 से 5 में गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 15। अब हमें यह देखना है कि ये 4 बड़ा है या 15। तो हम देख रहे हैं कि ये 15 बड़ा है 4 और 15 में से। तो जब 15 बड़ा होगा तो 5/2 बड़ा है, किससे? 2/3 से। तो यदि हमसे प्रश्न पूछा गया कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लिख सकते हैं कि 2/3 और 5/2 में 5/2 बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं बी की ओर, जो प्रश्न संख्या बी है।
तो प्रश्न संख्या बी में जब हम चलते हैं तो देखते हैं 1/2 और 0 को। हमने आपको बताया है कि कोई भी धनात्मक संख्या हो वह 0 से हमेशा बड़ी होती है और 1/2 भी जो है वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि यह एक धनात्मक संख्या है। तो हम लिख सकते हैं यहां भी 1/2 और 0 में 1/2 बड़ा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या सी के पास। सी में हम लोग देखते हैं कि -2/5 और 0 दिया हुआ है। -2/5 और 0। अब हम आपको पहले बताए हैं कि -2/5 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। तो जब ये छोटी है तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं -2/5 और 0 में 0 बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या डी के पास। डी में हमसे पूछा गया है -4/7 +4/7, यानी -4/7 4/7। इस प्रश्न में हम देख पा रहे हैं कि -4/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 4/7 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो जो धनात्मक परिमेय संख्याएं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से हमेशा बड़ी होती है, इसीलिए 4/7 -4/7 से बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं -4/7 और 4/7 में 4/7 बड़ा है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या ई के पास। ई में दिया गया है -5/6 और -4/3। अब हम देख रहे हैं कि -5/6 और -4/3 ये दोनों के दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं आ गई। तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि यदि दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं तो उसके तिर्यक गुणा करने के बाद जिसका मान बड़ा होता है वह परिमेय संख्या छोटी होती है और जिसका मान छोटा होता है वह परिमेय संख्या बड़ी होती है। जैसे जब हम 3 से 5 में गुणा करते हैं तो 3×5 = 15 होता है और 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6×4 = 24 होगा। अब 15 और 24 में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 24, लेकिन यह दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसीलिए जो 24 वाला मान होगा परिमेय संख्या का वो छोटा माना जाएगा। तो -4/3 -5/6 से छोटा है। तो हमें बड़ी संख्या बताना है, तो -5/6 और -4/3 बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या बराबर कौन सी है? बड़ी संख्या -5/6, क्योंकि इसका मान छोटा है और ऋणात्मक संख्याएं जब दो हों तो उसमें जो छोटा मान आता है वही परिमेय संख्या बड़ी होती है। -5/6 ही आपका आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को, जिसमें हमसे बोला गया है संकेतों, इस तरह का संकेत दिया गया है हमारे पास। तीन तरह के संकेत दिए गए हैं, में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब रिक्त स्थान दिया गया है दो परिमेय संख्याओं के बीच, जिसमें हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। उसी के आधार पर ये तीनों चिन्हों को हमें उसमें फिल करना है या भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सवाल को। पहला सवाल यानी 5वां का ए नंबर जो प्रश्न है उसमें दिया गया है -3/7 और 2/3। जब यहाँ हम देख रहे हैं कि -3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या है,
तो इसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्याओं से हमेशा बड़ी होती है। इसीलिए ये 2/3 जो धनात्मक परिमेय संख्या है -3/7 से बड़ी होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न बी की ओर। तो प्रश्न बी में दिया गया है -2/3 और 5/-8। अब हम देख रहे हैं कि -2/3 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और 5/-8 भी एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जब ये दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हो तो इसे हम या तो हर को बराबर करके और अंश में जो संख्या बड़ी होगी, दोनों ऋणात्मक होने के कारण वह संख्या छोटी कहलाएगी और जिसका अंश छोटा होगा उसका मान बड़ा कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों में बड़ा कौन होगा। हम देखते हैं कि -8 को जब -2 में गुना करते हैं, अर्थात 8 को जब 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16 मिलता है और 3 से जब 5 में गुना करते हैं तो 3 बचे 15 मिलता है। अर्थात इधर आया 16 और इधर आया 15। तो 15 वाला जो परिमेय संख्या होगा वो 16 वाली परिमेय संख्या से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो यहाँ संख्यात्मक मान के रूप में 15 आ रहा है, जबकि यहाँ 16 आ रहा है। तो जिसका संख्यात्मक मान 15 अर्थात छोटा आ रहा है वह परिमेय संख्या बड़ी कहलाएगी। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न सी में। तो सी में दिया गया है 0 और -5/6। अब इसे देखने के बाद हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई भी ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होती है। जब ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है तो यह जो 0 है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी, इसीलिए हम 0 को बड़ा मान लेंगे, जबकि -5/6 छोटा होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न डी को, जिसमें दिया गया है -2/-3 और 0। अब यहाँ पे देखने में तो महसूस हो रहा है कि -2/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि -2 और -3 में दोनों में माइनस है, अंश में भी और हर में भी। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो अंश और हर दोनों के माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं। इसके बाद बचता है 2/3 जो एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब यह धनात्मक परिमेय संख्या बन गया तो हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है, इसीलिए 2/3 0 से बड़ा होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या ई के तरफ। तो ई में दिया गया है -2/11 और -3/22। अब हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं और जब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं दोनों प्राप्त होती हैं तो हम इसे तिर्यक गुना करके देखते हैं कि किसका मान छोटा है, वही परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो 22 से जब हम 2 में गुना करते हैं तो 22 दूना 44 प्राप्त होता है और 11 तिया 33। अब हम पता करते हैं कि 44 और 33 में छोटा कौन है। तो छोटा है 33। वास्तविकता यही है कि छोटा 33 है, लेकिन जब दोनों परिमेय संख्याओं को देखा जाए तो दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए जिसका संख्यात्मक मान छोटा होता है वह बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ 33 आ रहा है और यहाँ 44 है, तो 33 वाला छोटा है, लेकिन दोनों ऋणात्मक संख्या होने के कारण 33 वाला तरफ का जो परिमेय संख्या होगा वह बड़ा होगा। अब हम लोग चलते हैं एफ की तरफ, यानी प्रश्न एफ में दिया गया है 1/-3 तथा -1/4। अब हम यहाँ देख रहे हैं फिर से कि 1/-3 और -1/4 दोनों के दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्या हैं। तो इसके लिए भी वही कंडीशन अपनाएंगे, तिर्यक गुना करके देखेंगे, जिसका मान छोटा आएगा वो परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो जब हम 4 से 1 में गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, जबकि -3 से या 3 से 1 में गुना करते हैं तो 3 प्राप्त होता है। 4 और 3 में 3 छोटा है, इसलिए उसका जो परिमेय संख्या होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा हुआ है।
अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई है जिसमें ये बताना है कि उसका 3 समतुल्य परिमेय संख्या और कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले हम छठा नंबर प्रश्न का ए नंबर प्रश्न को आगे लेकर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है 2/5, अर्थात 2/5 का हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब हमें 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? पहले लिखेंगे 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर। एक बात समझिएगा, जब 2/5 दिया हुआ है तो जब हम 2/5 में एक ही संख्या से अंश और हर में गुणा करते जाते हैं तो वही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त कराता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 2/5 में सबसे पहले अंश और हर दोनों में 2 से गुणा करते हैं, फिर यही 2/5 के अंश में 3 से और हर में भी 3 से गुणा करेंगे, फिर यही 2/5 हमारा परिमेय संख्या होगा और इसमें अंश में भी 4 से गुणा करेंगे और हर में भी 4 से गुणा करेंगे। अब इसके द्वारा जो गुणनफल से प्राप्त परिमेय संख्या होगी वही हमारा 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। 2 दूनी की 4, 5 दूनी की 10, 2 तिया 6 और 6 बचे 5 तिया 15 और 2 चौका 8 और 5 चौका 20। यही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या निकला, किसका? 2/5 का। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न बी को। प्रश्न बी में दिया गया है 5/-7, यानी हमें 5/-7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो हम लिखेंगे 5/-7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर। जो 5/-7 दिया गया है उसी में हमें एक ही संख्या को बदल करके अंश और हर में गुणा करते चलेंगे। जैसे इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हर में भी 2 से गुणा करना होगा। अब आगे यदि हम चलते हैं 5/-7 को लेकर के, तो ऊपर यानी अंश में 3 से गुणा कर लेते हैं और हर में भी 3 से गुणा कर लेते हैं। पुनः आगे जब 5/-7 को लेकर के चलेंगे तो अंश में भी 4 से गुणा कर लेते हैं और हर में भी 4 से गुणा कर लेते हैं, और इससे जो परिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी वही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या होगा। आप ये 2, 3 और 4 के स्थान पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन अंश और हर दोनों में सेम संख्या से गुणा करना होगा। तो चलिए अब गुणा करके हम समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त करें। 5 दूनी की 10/7 दूनी की 14, अर्थात -14। अब हम लोग 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, -21। अब हम गुणा करते हैं 5 चौका 20, 5 और 4 को गुणा करने के बाद प्राप्त होगा 7 चौक 28, -28। यही 10/-14, 15/-21 और 20/-28 हमारा समतुल्य परिमेय संख्या हुआ प्रश्न संख्या बी का, अर्थात 5/-7 का। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न सी के पास, जिसमें दिया गया है 3/8। अब हम 3/8 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालते हैं। 3/8 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर। 3/8 में अभी तक हमने 4 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा किया। अब हम लोग कोई और संख्या से गुणा करके देखते हैं। मतलब इसमें हम 5 से भी गुणा कर सकते हैं, नीचे भी 5 से गुणा कर सकते हैं। 3/8 के अंश में
-4 से भी गुना कर सकते हैं, तो नीचे भी हमें -4 से ही गुना करना पड़ेगा। जब हम 3/8 के अंश में एक से तो गुना नहीं करेंगे, फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 से गुना ना करके मान लीजिए 7 से गुना करते हैं, तो हर में भी 7 से गुना करना होगा। अब इसके द्वारा गुना करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 5 तिया 15 और 8 पचे 40, यानी 15/40। 3 चौका 12, जो -12 प्रदान करेगा, और 8 चौका 32, जिससे हमको -32 मिलेगा। आगे चलते हैं, 7 से 3 में गुना करेंगे। 7 तिया 21 और 8 सते 56, यही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या होगा 3/8 का। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या डी के पास। प्रश्न डी में दिया गया है -2/-3, तो हम लोग लिखेंगे -2/-3 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर -2/3 में ऊपर 2 से गुना करते हैं, तो नीचे भी 2 से गुना करना होगा। -2/3 में ऊपर यानी अंश में 5 से गुना करते हैं, तो नीचे भी 5 से गुना करना होगा। -2/3 के अंश में 6 से गुना करते हैं, तो हर में भी 6 से गुना करना होगा। तो चलिए अब हम लोग गुना करके और आंसर लिख लेते हैं। 2 दूनी की 4 -4, 3 दूनी की 6, ऊपर चलिए 5 दूनी की -10 बटा 5 तिया 15, 6 दूनी की -12 बटा 6 तिया 18, यही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या हुआ -2/-3 का। -3 था, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। जब हर के रूप में हर जगह माइनस होगा तो हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो यही हमारा समतुल्य परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अर्थात हमें कुछ परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जिसमें उसे आरोही क्रम में सजाने की बात कही गई है। तो आरोही क्रम में सजाने से पहले हम ये जानेंगे कि आरोही क्रम में सजाते कैसे हैं। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं होंगी, जिसे जब हम आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले उसमें जो सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी उसे पहले लिखेंगे, इसके बाद उससे जो बड़ी परिमेय संख्या होगी उसके बाद लिखी जाएगी, और उसके बाद जो बड़ी संख्या होगी उसके बाद लिखी जाएगी। अर्थात आरोही क्रम को बढ़ता हुआ क्रम भी कहा जाता है, अर्थात छोटा से बड़ा की ओर लिखना। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी परिमेय संख्या को लिखेंगे, इसके बाद उससे बड़ी परिमेय संख्याओं को लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न संख्या 7 में ए में दिया गया है 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। अब इसी को हमें आरोही क्रम में सजाना है, अर्थात इसमें जो सबसे छोटी परिमेय संख्या होगी उसे सबसे पहले लिखना है, इसके बाद उससे बड़ी वाली परिमेय संख्या को लिखना है, इसके बाद उससे बड़ी परिमेय संख्या को लिखना है। तो चलिए, जब हमें 1, 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या दी हुई रहती है तो उसका हम सबसे पहले हर बराबर करेंगे, और इसके बाद हर बराबर करने के बाद जो परिमेय संख्या प्राप्त होगा उसमें हम आसानी से अंश को देख करके ये बता लेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, तो उसे आरोही क्रम में सजाने में ज्यादा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इन सभी हर का लघुत्तम निकालते हैं। तो लघुत्तम निकालेंगे 2 का, 9, 3 और 6 का। जब हम इसे लघुत्तम निकालते हैं तो 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 9 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 2 तिया 6। फिर हम देख रहे हैं कि 2 से कटने वाला नहीं है तो 3 से काटेंगे, 3 तियाई 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब 3 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसीलिए हम इन सबको आपस में गुना कर लेते हैं।
तो LCM बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 गुना 3 गुना 1 गुना 3 गुना 1 गुना 1। अब एक एक नहीं भी लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। चलिए हम गुना करते हैं। 2 तिया 6, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 18 में 1 से गुना करेंगे तो भी वही होगा, अर्थात LCM हमारा प्राप्त हो गया 18। तो यदि यहाँ हमें 1/2 प्राप्त है, हर के रूप में 2 है, 18 कैसे बनाएं ये हमें देखना है। तो 2 को 18 बनाना होगा तो 9 से गुना करना पड़ेगा। जब हम 9 से गुना करेंगे हर में तो अंश में भी 9 से गुना करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं 2/9 के पास। जब 2/9 के पास चलेंगे तो 9 को भी हमें 18 बनाना है, तो 9 को 18 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना होगा। अब हम लोग चलते हैं 4/3 के पास। तो 4/3 में 3 को हमें 18 बनाना है, तो 3 को 18 बनाने के लिए इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश में भी हम 6 से गुना करेंगे। अब आते हैं हम लोग 1/6 के पास। तो इसमें देखते हैं कि 6 को 18 बनाना है तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी हम 3 से गुना करेंगे। अब इसे हम गुना करके पहले लिख लेते हैं। तो जब हम गुना करेंगे तो मिलेगा 9 एकम 9/18, 2 दूनी की 4/18, 6 चौका 24/18 और यहाँ 3 एकम 3/6 18। अब हम अंश को देखेंगे और पता लगाएंगे कि सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ देख पा रहे हैं हर जब बराबर है तो 3, 24, 4 और 9 में 3 सबसे छोटी संख्या है, इसलिए 3/18 को हम सबसे छोटी परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन हम जब इसको आरोही क्रम में सजाएंगे तो उस क्रम में हम 3/18 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले ये 3/18 आया किसका है, तो वो आया है 1/6 का, इसलिए ये 3/18 न लिख करके इसका मूल मान जो होता है हम उसे लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आरोही क्रम बराबर, सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि 3/18 छोटा है, यानी इसका जो मूल मान है 1/6 वो छोटा है, तो छोटा की तरफ मुख बंद कर देते हैं और जिस तरह बड़ा होगा मुख खुला हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3 के बाद कौन सी संख्या है जो बड़ी है, तो 3 के बाद आती है 4, यानी 4/18 3/18 से बड़ा है। अब 4/18 का मूल मान क्या है, 2/9, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/9। अब इससे बड़ा कौन सा है, 9/18, तो 9/18 का मूल मान 1/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1/2। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है, लास्ट में 24/18, और 24/18 का मूल मान है 4/3, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे 4/3। यही है हमारा आरोही क्रम। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या बी के पास। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न बी को, जिसमें दिया गया है 4/5 -2/7 -1/2 और -1/3। इसे ही हमें आरोही क्रम में सजाना है। इसे जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है। जब यह धनात्मक परिमेय संख्या है और इसके अलावा बाकी तीनों के तीनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं से तो धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, तो यह तो ऑटोमेटिक हमेशा सबसे बड़ा हो गया। अब हम लोग देखेंगे इन तीनों के बारे में कि आखिर इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। बाकी हमें इन तीनों के बारे में जानना है, तो हम लोग लघुत्तम निकालेंगे सिर्फ 3 का, 7, 2 और 3 का। जब 7, 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो हम देखते हैं कि 1 के अलावा ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगे, तो इसका लघुत्तम निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसे गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, यही हमारा एलसीएम निकल गया। और जो एलसीएम आया उसे ही हम हर के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे तो हम 4/5 जैसे है वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये हमेशा बड़ा संख्या होगा। अब हम लोग चलते हैं -2/7 के पास। जब हम 7 को 42 बनाना चाहते हैं तो 7 में 6 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश में भी 6 से गुना करेंगे। फिर हम चलते हैं -1/2 के पास।
तो जब हम 2 को 42 बनाने का प्रयास करेंगे तो इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा। जब हम हर में 21 से गुना कर लिए तो अंश में भी 21 से गुना करेंगे। फिर हम चलते हैं -1/3 के पास। इसमें जो 3 है हर के रूप में, उसमें हमें 42 बनाना है। तो 42 बनाने के लिए हमें 14 से गुना करना पड़ेगा, तब होगा 14 तिया 42। तो जब हम हर में 14 से गुना कर रहे हैं तो अंश में भी हमें 14 से गुना करना होगा। अब हम लोग देखते हैं 4/5 जब गुना करेंगे 6 दूनी की -12/6 सते 42, 21 से कम 21 अर्थात -21/42, 14 एकम -14/14 तिया 42। ये तो कंफर्म है कि ये बड़ी संख्या है। अब ये तीनों के तीनों माइनस में है, तो जिसका अंश का मान बड़ा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं 12, 21 और 14। इसमें जो -21/42 है उसका अंश -21 ये दोनों से बड़ा है, इसीलिए इसका जो मान होगा वह इन दोनों से छोटा होगा, क्योंकि तीनों में माइनस लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका ओरिजिनल मान क्या है। तो ओरिजिनल मान इसका था -1/2। तो यही -1/2 सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम के रूप में। आरोही क्रम बराबर -1/2। ये तो छोटा हो गया, इससे बड़ा कौन होगा? तो इसके बाद जो बड़ी संख्या होगी 12 और 14 में 14 बड़ा है, यानी इससे ये छोटा कहलाएगा, क्योंकि दोनों में ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो 14/42 का ओरिजिनल मान क्या है? -1/3। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो उसके बाद आ जाएगा -12/42, जो इन सब में सबसे छोटी अंश वाला मान है। तो ई इन सब से बड़ा होगा। तो हम लोग 12/42 न लिख करके क्या लिखेंगे? -2/7। तो यहाँ लिखेंगे -2/7। और जो ये 4/5 था जो धनात्मक रूप में पाया जा रहा था वह इन सबसे बड़ा होगा, जो सबसे अंत में लिखा जाएगा। तो यही है हमारा आरोही क्रम। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न सी को, जिसमें दिया गया है -3/4, 5/12, -7/16 और 11/-24। अब हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 2 और ये 3, ये तीनों में माइनस लगे हुए हैं, अर्थात ये तीनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बारे में हमको देखना है कि छोटी कौन है, उससे बड़ी कौन है, उससे बड़ी कौन है, लेकिन इसके बारे में तो नहीं देखना है, क्योंकि ये तो धनात्मक परिमेय संख्या है, ये तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो चलिए हम इन तीनों का लघुत्तम निकालते हैं हर का। तो चलिए 4, 16 और 24 का लघुत्तम निकालते हैं। 4 का, 24 का और 16 का। जब हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 छक 24 और 4 चौका 16। फिर देख रहे हैं कि 2 से कटेगा, तो 2 तिया 6 और 2 दूनी की 4। अब किसी से नहीं कट रहा है तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम बराबर 4 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 1। एक लिखने का ऐसे कोई जरूरत है नहीं, लेकिन लिख भी दीजिएगा तो कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोग गुना करते हैं, 4 दूनी की 8, 8 3 की 24, 24 दूना 48। जो लघुत्तम 48 आया हमारा, अब हम सभी के हर को 48 बनाने का प्रयास करेंगे। तो जब हम -3/4 में 4 को 48 बनाना चाहें तो 4 में कितना से गुना करेंगे कि 48 आएगा? तो 12 से। जब हम इसमें 12 से गुना करेंगे तो अंश में भी 12 से गुना करना होगा। अब हम चलते हैं -7/16 की ओर। ये 5/12 जो है उसको जैसे का तैसा उतारा जा सकता है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या नहीं है कि हमको देखना है, ये तो धनात्मक है, बड़ा है ही, तो इसको अंत में लिख देना है। चलिए जब हम -7/16 को देखते हैं तो 16 को हमें क्या बनाना है? 48। 16 को जब 48 बनाना होगा तो इसमें हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो अंश में भी 3 से गुना करना होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे 11/-24 को। जब हम 11/-24 में 24 को 48 बनाना चाहेंगे तो 24 दूना 48, तो 11 में कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। अब हम इसके गुणनफल को प्राप्त करते हैं।
कि गुना करने के बाद आखिर कौन सी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं। 12 तिया 36 माइनस 36 बटा बरचौक 48, 5 बटा 12, 7 तिया 21 माइनस 21 बटा 16 तिया 48। आगे बढ़ते हैं। 11 दूनी की 22 और बटा 24 दूना 48। अब हम देख पा रहे हैं कि जो भी माइनस वाला परिमेय संख्या था उस सब का हर 48 के रूप में आ गया है। तो उसका जो अंश सबसे बड़ा होगा उसका मान सबसे छोटा होगा। तो देखते हैं 36, 21 और 22 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो माइनस 36 बटा 48 यानी 36 सबसे बड़ा है। तो 36 का मूल मान क्या है, माइनस 3 बटा 4। इसे हम आरोही क्रम के फर्स्ट स्थान पर रखेंगे। आरोही क्रम बराबर माइनस 3 बटा 4। इसके बाद जो इससे छोटी परिमेय संख्या है वो कौन सी है, जो माइनस वाली है, 22 बटा 48। तो 22 बटा 48 का मूल मान क्या है, 11 बटा माइनस 24। इसके बाद हमारा कौन सा परिमेय संख्या आता है, माइनस 21 बटा 48। तो माइनस 21 कहाँ है, इसका मूल मान क्या है, माइनस 7 बटा 16। तो माइनस 7 बटा 16 लिखेंगे। और लास्ट में जो धनात्मक परिमेय संख्या था वो सबसे बड़ा संख्या होता ही है, इसलिए हम लिख देंगे अब लास्ट में 5 बटा 12। यही हमारा संख्याओं का आरोही क्रम है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न डी को। डी में दिया गया है 1 बटा 6, 2 बटा 9, 1 बटा 2 और 4 बटा 3। इसमें हमें यह पता करना है कि इसका आरोही क्रम क्या होगा। तो इसका आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए हमें इसका सबसे पहले हर का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग हर का लघुत्तम निकालते हैं। 6, 9, 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। जब हम 2 से 6 में भाग करेंगे 3 बार में कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 2 से 1 बार में 2 कट गया और 3 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 3 से जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3। अब इसका हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं 2 गुने 3 गुने 3 और 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 2 तिया 6 और 6 तिया 18, अर्थात एलसीएम हमें प्राप्त हो गया 18। अब इनमें जो भी हर संख्याएं हैं उनका हर को हमको 18 बना लेना है। तो चलिए देखते हैं। 1 बटा 6 में 6 को 18 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा। जब इसमें 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना होगा। अब हम चलते हैं 2 बटा 9 के पास। 9 को 18 बनाना होगा तो 2 से गुना करना होगा, तो अंश में भी 2 से गुना करेंगे। जब हम 1 बटा 2 में 2 को 18 बनाएंगे तो 9 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 9 से गुना करना होगा। जब हम 4 बटा 3 को 18 बनाएंगे तो इसमें 6 से गुना करना पड़ेगा, और जब हर में 6 से गुना कर लेंगे तो अंश में भी 6 से गुना करना होगा। अब हम लोग इसे गुना करके और गुणनफल प्राप्त करते हैं, और उससे जो परिमेय संख्या मिलेगा वो हमें बताएगा कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी होगी और कौन सी बड़ी होगी। तो चलिए गुना करते हैं। 3 एकम 3 बटा 6 तिया 18, 2 दूनी की 4 और 9 दूना 18, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 6 चौका 24 और 3 छक 18। अब जब हर आपस में बराबर हो गए तो हम ऊपर देख रहे हैं कि कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं है, तो जो भी अंश का मान बड़ा होगा वही परिमेय संख्या बड़ी होगी, और जिसका अंश का मान छोटा होगा वह परिमेय संख्या छोटी होगी। तो जब हम इसका आरोही क्रम लिखेंगे तो आरोही क्रम होगा, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 बटा 18, लेकिन ये मूल मान नहीं है। तो 3 बटा 18 का मूल मान है 1 बटा 6, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 6 जो छोटा है। इसके बाद बड़ा कौन है, तो 4 बटा 18, तो 4 बटा 18 का मूल मान क्या है, 2 बटा 9, यहाँ लिखेंगे 2 बटा 9। फिर हम लोग चलते हैं उसके आगे, तो आ गया 9 बटा 18 जो इससे बड़ा है। तो इससे बड़ा जो 9 बटा 18 है उसका मूल मान क्या है, 1 बटा 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा 2। अब हम लोग चलते हैं 24 बटा 18 के पास, इसका मूल मान क्या है, 4 बटा 3। तो यही हमारा आरोही क्रम का उत्तर हुआ।